एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु सिंह सर्वप्रथम नमन करती हूँ माँ शारदे को और कलम के जादूगर मंच को, और अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम। जैसा कि आपको विदित है, कलम के जादूगर मंच की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सिर्फ लिखें नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य से जुड़ी बातों को सीखें और उनको अपने लेखन में शामिल भी करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मंच ने इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम वाचन परंपरा और काव्य मंचों से जुड़े हुए प्रतिष्ठित रचनाकारों को यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं और उनसे सीखते हैं, जानते हैं हिंदी साहित्य विधाओं, भाषा शैली के संदर्भ में। हमारा उद्देश्य हमेशा यही है कि हमसे जुड़े नए रचनाकार हमारे अतिथियों को सुने और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को सुनकर अपनी लेखनी में सुधार करें। आप सब जानते ही हैं कि हमारे कलम के जादूगर मंच पर एक प्रतियोगिता चलती है, मासिक प्रतियोगिता, जिसका नाम है पोएट ऑफ द मंथ। तो हमारे कलम के जादूगर फेसबुक समूह पर इस बार भी मासिक काव्य प्रतियोगिता को आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी दिखाई और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये प्रतियोगिता हमारी 4 चरणों में संपन्न हुई और अंतिम चरण में मिला हमें सितंबर माह का पोएट ऑफ द मंथ। और नियमानुसार इस प्रतियोगिता के विजेता को साक्षात्कार के लिए हम इस एक शाम कलमकारों के नाम कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, और आज हम अपने उसी पोएट ऑफ द मंथ को ले आए हैं आप लोगों के समक्ष। तो जो हमारी पोएट ऑफ द मंथ इस बार बनी है वो है श्रीमती शीला द्विवेदी जी। आज हम उन्हीं का साक्षात्कार करेंगे। कवित्री शीला द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर उरई में रहती हैं। वो लेखिका होने के साथ साथ एक गृहिणी और एक बेटे की मां भी हैं। उन्हें लेखन के साथ खाना बनाने का भी बहुत शौक है। इनकी बहुत सारी कविताएं विविध मंचों पर जीतती रही हैं, जैसे हिंदी काव्य कोश, हिंदी साहित्य दर्पण, मॉम एस्प्रेसो, कला मंथन आदि सभी मंचों पर इन्होंने बहुत ही अपनी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की हैं और सम्मान पत्र भी प्राप्त किए हैं। तो चलिए मैं उनकी ही कुछ पंक्तियों के साथ उनको आप लोगों के सम्मुख ले आती हूँ और स्वागत करती हूँ। खिला था चांद अंबर में, खिला था चांद अंबर में, दिखा जब कान का झुमका, छुआ तन को तुम्हारे तो खनका कान का झुमका। खिला था चांद अंबर में, दिखा जब कान का झुमका, छुआ तन को तुम्हारे खनका कान का झुमका। मेरे लफ्जों ने जब से तुझसे कुछ दिल की बात कही, मेरे लफ्जों ने जब तुझसे कही कुछ बात दिल की है, अधूरी रह गई बातें, गिरा जब कान का झुमका। तो आइए स्वागत करते हैं हम अपनी सितंबर माह की पोएट ऑफ द मंथ कवित्री शीला द्विवेदी जी का। शीला जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम अपने एक शाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शीला जी, सबसे पहला एक मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप पोएट ऑफ द मंथ बनी हमारी, आपको कैसा लग रहा है? जी, पोएट ऑफ द मंथ का जिस समय मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। एक्चुअली ये अलंकार वाला मंथ था, पूरे महीने हमने अलंकारों का अभ्यास किया है, जो चीज को हम पहले छोड़ चुके थे पढ़ के। वैसे मेरे लिए बहुत कठिन नहीं था क्योंकि मैं हिंदी की विद्यार्थी रही हूँ,
तो मैंने पहले पढ़े थे ये सारी चीजें, लेकिन फिर पीछे छूट गई थी, कभी देखा ही नहीं था इस तरफ। परंतु जब ये चुनौती मिली है अलंकारों की, तो एक बार तो मुझे लगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कठिन चीज भी है ये। लेकिन फिर हमें ये लगा कि कोशिश तो करके देखनी चाहिए मुझे ये सब। तो मैंने कोशिश की, जब मैंने पहली स्टेज पार कर ली, दूसरी, तीसरी, फिर मेरा हौसला थोड़ा बढ़ता गया, मुझे समझ भी आने लगा। फिर मैंने पढ़ा भी है, किताब से भी पढ़ा, अपनी पुरानी किताबें भी निकाली, उनसे भी पढ़ा, और फिर मैंने लिख दी। लेकिन मुझे ये तो पक्का था कि मैं विनर तो बनूंगी, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊंगी, ये नहीं जानती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं, वो सारे लोग जुड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं फर्स्ट आऊंगी, लेकिन ये लगता था कि हाँ विनर तो बनूंगी, इतना तो बट कॉन्फिडेंस था आपकी मुझे। पोइट्री बहुत खूबसूरत थी। आपने जो कविता लिखी थी अलंकार पे, वो बहुत ही खूबसूरत थी। क्योंकि हमारा जो चौथा हाँ। चरण था उसमें हमें 4 अलंकारों को चतुष्पदी में लिखना था, और वो बहुत ही मुश्किल था। और मैं ये कहूंगी कि उन 21 लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा, उनमें से 10 लोगों ने उससे भी ज्यादा अच्छा लिखा, लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ था। तो बहुत बहुत जी। मुबारक आपको पोएट ऑफ द मंथ बनने पे। दूसरा क्वेश्चन मेरा एक्चुअली आपसे। मैं उस समय उद्धव शतक पढ़ रही थी, जो मेरे पापा जी ने मुझे दी थी, उद्धव शतक, मैं उसी पढ़ रही थी। तो बस वही मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने कहा क्यों ना उद्धव और गोपी का ये प्रसंग सही रहेगा इसमें, बस मैंने वही बहुत कर दिया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जी और आपने कब से रचना लिखना शुरुआत की, कब से आपकी लेखनी प्रारंभ हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, लिखने पढ़ने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। जी खासकर कहानियां, कविताएं अच्छा लगता था पढ़ना, लेकिन सिर्फ पढ़ती थी। फिर जी मोबाइल आ गए, तो कभी कभी मोबाइल में भी कहानियां पढ़ लिया करती थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि जो लोग लिखते हैं वो कोई बहुत बड़े लेखक होते होंगे। लेकिन जब मैंने अपने ही किसी जाने पहचाने लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि जब वो लोग लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते। फिर मैंने बिल्कुल। पिछले साल 2 अक्टूबर को मॉम्स प्रेसो पे अपनी पहला विचार पोस्ट किया था। 2 अक्टूबर को तो मेरा वो सुबह नहीं आया, लेकिन शाम को पब्लिश हो गया था। उसके बाद मैंने 2-3 महीने केवल विचार लिखे, फिर 100 शब्दों की कहानी। और मैंने जनवरी में न्यू ईयर पर हिंदी काव्यकोश और हिंदी साहित्य दर्पण में अपनी पहली कविता पोस्ट की थी न्यू ईयर पे। वहां भी हम्म। मुझे ये लगा कि मैं विनर नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कविताएं जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग इतना अच्छा लिखते हैं। लेकिन 2-3 हफ्ते में वहां मुझे एक सम्मान पत्र मिला। उस सम्मान पत्र से मेरा हौसला बढ़ा। उसके बाद मैं कई सारे मंचों से जुड़ती गई, और ये कलम के जादूगर मंच से मैं जुलाई माह में मिली हूँ। जुलाई में मेरी मुलाकात हुई, और तभी जी। से मैं जुड़ी हूँ। मैंने उस समय भी पोएट ऑफ द मंथ में भाग लिया, लेकिन 200 पान में ही तीसरे में नहीं पहुंच पाई थी। और हम्म। अगस्त में भी ऐसा ही हुआ। अब सितंबर को मैंने पूरा ज्वाइन किया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही गर्व है। शीला जी, अब हम आपसे आपकी कोई भी आपकी लिखी हुई पसंदीदा रचना सुनना चाहेंगे। जी हाँ, मैं रचना सुनाना चाहूंगी, और ये मेरा परिचय भी है इसी कविता में। मेरा बहुत परिचय बढ़िया। भी है और ये मेरी रचना भी है। सुनिए। जी। नित नए अवतार हुए हरि के, पुण्य शिलो की ये धरती है। हमारे भारत देश में ईश्वर के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसा कि कहीं भी किसी भी देश में नहीं हुआ है। नित नए अवतार हुए हरि के, पुण्य शिलो की ये धरती है। वीरों की अमर गाथाएं जहाँ इतिहास की चादर बुनती हैं। हमारे देश बहुत में खूब। बहुत सारे ऐसे वीर हुए हैं, आज भी जिनके नाम का इतिहास पढ़ा जाता है। दक्षिण में लहराता सागर हमारे देश की सुंदरता को महासागर बढ़ाता है। दक्षिण में लहराता सागर अनंतता दर्शाता है। आगे नहीं करो। दक्षिण में लहराता सागर अनंतता दर्शाता है। उत्तर में है खड़ा हिमालय, विशालता के गीत गाता है। अब हम बात करते हैं अपने प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। तो उद्योगों का नगर कहें या माँ गंगा का किनारा है।
उद्योगों का नगर कहें या माँ गंगा का किनारा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर है जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पर माँ गंगा का किनारा है जो समस्त आने वाले दर्शकों को और पतितों को पावन बनाती हैं। कल कल कलरव करती है जहाँ वो पावन सरयू धारा है। उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या नगरी है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और वहां पर सरयू जी सभी को पवित्र करती हैं। करनेय धर्म का नाश जहाँ श्री राम कृष्ण हनुमान हुए, ज्ञान की ज्योति जगाई है ऐसे वो गौतम बुद्ध महान हुए। हमारे देश में संपूर्ण समाज को सच्चाई और अच्छाई का मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में ही आता है इलाहाबाद जो आधुनिक युग में प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा। तो अनुपम संगम वैराग्य भक्ति का प्रयागराज में त्रिवेणी है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, या यूं कहें वैराग्य और भक्ति का वहां पर महान संगम है। अनुपम संगम वैराग्य भक्ति का बहती ज्ञान की धारा है, करती त्रिवेणी पावन जग को ऐसा प्रयाग हमारा है। और अब बात करते हैं हम अपने जिले की, अपने प्रदेश की, कि हम बुंदेलखंड से आते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में भी ऐसी कई सारी जगह हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। सिंचित करती है धरती को ऐसी अनुपम यमुना की धार जहाँ उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में माँ यमुना बहती हैं और वहां पर यमुना के किनारे रहने वाले बहुत से आदिवासी लोग ऐसे हैं जो माँ यमुना के जल से ही अपना भरण पोषण करते हैं, जैसे कि यमुना किनारे खेती करना, सब्जियां उगाना आदि करके ही अपना पालन पोषण करते हैं। सिंचित करती है धरती को ऐसी अनुपम गंगा की धार जहाँ वर्णन कर डाली जिन्होंने कृष्ण कथा प्रगटे हैं वेद व्यास जहाँ। और एक बात आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा का जिन्होंने वर्णन किया था वो वेद व्यास जी का जन्म भी जिला जालौन के कालपी शहर में हुआ था। बुंदेलों की ये धरती है इतिहास में जानी जाती है, जैसा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है बुंदेले हर बोलों की मुई हमने सुनी कहानी थी, तो उसी को लेकर बुंदेलों की ये धरती है इतिहास में जानी जाती है जहां अंग्रेजों को धूल चटाती वो झांसी की रानी है। बुंदेलखंड के हम वासी बुंदेले कहलाते हैं, बुंदेलखंड के हम वासी बुंदेले कहलाते हैं। हो किसी प्रदेश या किसी देश से लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी कहते हैं, फिर भी हम हिंदुस्तानी कहते हैं। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी। और मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ तो आपकी कविता सुनकर मैं भी अपने आप को गर्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपकी। शीला जी, हम अपने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो लिखने का आपका शौक है, पुराने रचनाकारों में आप किसको पसंद करती हैं और क्यों? प्राचीन युग की कहें तो सबसे फेवरेट तो मेरा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस और उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी या सूरदास जी। इन सभी रचनाओं को मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन इसके बाद की हम ले तो भारतेंदु जी और प्रेमचंद और महादेवी वर्मा, ये सब मेरे फेवरेट हैं। मैंने प्रेमचंद जी की कई कहानियां पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। या यूं कहें कि वो ग्रामीण परिवेश में है, मैं भी ग्रामीण हूँ, तो मिलता जुलता है सब कुछ, इसीलिए बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। तो अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ देती हूँ कि हमारे कलम के जादूगर समूह पर आपको कोई रचनाकार पसंद है? जी हाँ, बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना मानती हूँ कि उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। एक तरफ से पथ प्रदर्शक है वो मेरे, जैसे कि रुचि मित्तल जी हैं, उन्हें तो सभी जानते हैं। कोई भी मंच ऐसा नहीं है जहाँ उनकी पहचान ना हो, सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा है। और ऋतु अग्रवाल जी हैं, सकीना जी हैं, निरूपा जी, ये सब लोग हमारे फेवरेट हैं और इन्हीं की रचनाओं से हम एक दूसरे की से बहुत कुछ सीखते हैं। जी जी जी। तो एक रचना और हो जाए आपकी तरफ से। जी हाँ, जी बिल्कुल हो जाए। अब मैं जो रचना पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जिंदगी। कहते हैं कि जिंदगी
हमारे जीवन में कभी खुशी लाती है, कभी गम लाती है, कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी बहुत उदास हो जाते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को जोड़ करके ये रचना मैंने बनाई है। इसका शीर्षक है जिंदगी। इरशाद। कभी लाती है दुखों की बाढ़, कभी लाती है दुखों की बाढ़, तो कभी जन्नत से भी खूबसूरत नजर आती है जिंदगी। कराती है जो दुनिया की हकीकत से रूबरू, कराती है जो दुनिया की हकीकत से रूबरू, वो सुख दुख का संगम है जिंदगी, वो सुख दुख का संगम है जिंदगी। कभी फूल पत्तियों सी कोमल है, तो कभी कांटे सी चुभन देती है। कभी फूल पत्तियों सी कोमल है, तो कभी कांटों सी चुभन देती है। कभी ले जाती है आसमां की ऊंचाइयों तक, तो कभी धरा से भी नीचे गिराती है जिंदगी, कभी धरा बहुत से भी नीचे गिराती है जिंदगी। तपिश में चलते हुए राही को कभी शीतल सी छाया प्रदान करती है, तपिश में जलते हुए राही को कभी शीतल सी छाया प्रदान करती है। बन जाती है कभी मोहिनी, तो अमृत पान भी कराती है जिंदगी, अमृत पान भी कराती है जिंदगी। देती है कभी चांद सी शीतलता, देती है कभी चांद सी शीतलता, तो कभी सूर्य सी तपिश भी देती है। देती है कभी चांद सी शीतलता, तो कभी सूर्य सी तपिश भी देती है। कभी बनती है अमावस सी काली रात, तो कभी पूर्णिमा सी रोशन भी होती है जिंदगी, कभी पूर्णिमा सी रोशन भी होती है जिंदगी। बनती है कभी खारे समुद्र सी, तो कभी गंगा सी मिठास भी लाती है। बनती है कभी खारे समुद्र सी, तो कभी गंगा सी मिठास भी लाती है। कहते हैं जिसको गंगा सागर, वो अनूठा प्रेम का समंदर है जिंदगी, अनूठा प्रेम का समंदर है जिंदगी। पतझड़ बनकर आती है कभी, तो कभी बसंत सी बहार लाती है। पतझड़ बनकर आती है कभी, तो कभी बसंत सी बहार लाती है। बनती है रंग कभी फागुन का, तो कभी सावन की बौछार है जिंदगी, तो कभी सावन की बौछार है जिंदगी। दुखों की काली रात में कभी जुगनू सी उम्मीद देती है, दुखों की काली रात में कभी जुगनू सी उम्मीद देती है। मिलता है सहारा तिनके का, तो दुखों की नैया पार लगाती है जिंदगी, दुखों की नैया पार लगाती है जिंदगी। टूट कर सामना करना मुश्किलों का, क्योंकि मुश्किल ही नाम होता है जिंदगी का। टूट कर सामना करना मुश्किलों का, क्योंकि मुश्किल भी नाम होता है जिंदगी। करते हैं जो सामना जीवन में हर चुनौती का, उनके लिए फिर आसान हो जाती है जिंदगी, उनके लिए फिर आसान हो जाती है जिंदगी। लाती है कभी दुखों की बाढ़, तो कभी जन्नत से भी खूबसूरत नजर आती है जिंदगी। कराती है जो दुनिया की हकीकत से रूबरू, वो सुख दुख का संगम है जिंदगी, वो सुख दुख का संगम है जिंदगी। बहुत ही उम्दा रचना आपकी जिंदगी से रिलेटेड। और जी मैंने हाँ। कहीं पढ़ा था जिंदगी के बारे में ही कि जिंदगी की ये खासियत है, ये कभी रुकती नहीं। सांसें थम जाती हैं पर जिंदगी कभी रुकती नहीं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी हमारी हर चीज से रूबरू कराती है और ये सुख दुख का संगम ही होती है। बहुत ही जी। बेहतरीन आप लिखती हैं, बहुत ही उम्दा। अ, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं शीला जी। और जी हाँ। जैसा आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि बहुत सारे फेसबुक पटल आजकल चल रहे हैं, तो जी हाँ। समूह भी बने हुए हैं उनपे। तो ऐसा जी हाँ। कौन जी सा हाँ। मतलब कोई अंतर लगता है आपको कलम के जादूगर मंच का दूसरे समूहों के कंपैरिजन में? अगर आप देखें तो कोई अंतर है? अगर थोड़ा बहुत तो अच्छा अंतर लगता सारे मंचों में होता है, मतलब जी सबके अपने अपने तौर तरीके अलग होते हैं। जी लेकिन मुझे इस मंच की सबसे खासियत ये है कि कोई भी टास्क अगर वो लोग देते हैं तो पहले समझा देते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि अभी अलंकारों का दिया था, तो उन्होंने बता दिया था कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, ये यमक अलंकार का उदाहरण। तो उस चीज को लेकर के हमें समझ आ जाता है कि अपनी पोस्ट हमें इस तरीके से करनी है। ये चीज हमें बहुत जी अच्छी लगी है यहाँ पर, जी कि जी। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता रचना करने के लिए, और समय भी काफी मिल जाता है, बहुत समय मिल जाता है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप अपनी और कोई रचना हमें सुनाना चाहेंगी? हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाना बहुत चाहेंगे। अच्छा लग रहा है, आ, आपकी रचनाओं को सुनकर ना मजा आ रहा है।
हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। अभी तो सिर्फ फेसबुक पर ही मिले थे, लेकिन आज जी रूबरू हुए हैं। जी 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 यहाँ पर मैं सुना रही हूँ कविता। ये कविता इस तरह से है जैसे कि हम लोग कविताएं लिखते हैं, या हाउस वाइफ हो या कोई कामकाजी महिला हो, जब कविताएं लिखते हैं तो आसपास के लोगों को जैसे पता चलता है कि ये कविताएं लिख रही हैं, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कविताएं लिखती हो, कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, सम्मान जी मिलता जी है ये बहुत, तो फिर क्यों समय वेस्ट करती हो? तो उन लोगों के हाँ लिए ये मैं कविता लेकर आई हूँ, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, उन रचनाओं को करने से हमें खुशी मिलती है। तो इसका बहुत एक बढ़िया। छोटा सा उदाहरण है जी जो मैं बिल्कुल, हम आपके सुनना सामने प्रस्तुत चाहेंगे कर इसको रही तो। हूँ। जी जी हाँ। लिखने लगे तुलसी जब श्री रघुनाथ की गाथा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी हुआ था। जब उन्होंने राम भगवान की कथा लिखना आरंभ किया था, तो उनके मन में ये प्रश्न आया था कि भविष्य में लोग ये ना सोचे कि मैंने अपनी प्रसिद्धि या अर्थ की कामना से ये सब किया है। ये उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाले हर एक कवि के लिए ये उदाहरण दिया था उन्होंने, कि लिखने जी लगे तुलसी जब श्री रघुनाथ गाथा, तो प्रस्फुटित हो उठे कुछ प्रश्न मन में, और हुई उनकी जिज्ञासा। उन्हें इस बात की जिज्ञासा हो गई, तो वो सोचने लगे कि भविष्य में सोचेंगे लोग कि मैं प्रसिद्धि का अभिलाषी हूँ, लिख रहा हूँ श्री राम कथा, और मैं भी अर्थ का साथी हूँ। उन्हें लगा कि लोग ऐसा ना सोचें कि मैंने आर्थिक चीज वस्तु के लिए या प्रसिद्धि के लिए ये राम कथा लिखी। तो उन्होंने एक शब्द लिख दिया था जो हम सभी कवियों के लिए बहुत ही जरूरी है। लिख दिया तुरंत फिर एक शब्द मन में आया, लिख दिया तुरंत फिर एक शब्द मन में आया, कि स्वांता सुखाए लिखता है तुलसी श्री रघुनाथ गाथा। अर्थात हम कोई भी कवि हो, कवित्री हो, प्राचीन हो या फिर आधुनिक युग के हो, जो भी लिखते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी वजह नहीं हो सकती है, सिर्फ एक ही वजह होती है कि कविता जब हम लिखते हैं तो हम अपनी भावनाओं में बह करके लिखते हैं, और वही कविता आगे तक जाती है जिसे हम अपनी भावनाओं में बह करके लिखते हैं। जी तो उन्होंने कहा, लिखा है यहाँ पर कि स्वांता सुखाए तुलसी, अर्थात मैं जो भी लिख रहा हूँ वो स्वांता सुखाए, अपनी खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए और बाकी पढ़ने वाले को खुशी देने के लिए लिख रहा हूँ। तो हम कवियों की चाहत नहीं है अर्थ की, भावनाओं में खोकर ही परमानंद को पाते हैं। हम वाह कवियों की चाहत नहीं है अर्थ की, भावनाओं में खोकर ही परमानंद को पाते हैं। बिखरे हुए शब्दों को रस अलंकार के सुंदर संयोजन से सजाते हैं। शब्द बहुत बिखरे हुए होते हैं जिन्हें हम कवि लोग सजाते हैं, जैसे कि एक स्त्री अलंकारों से अपना श्रृंगार करती है, गहनों से, वैसे ही अलंकार काव्य कला में श्रृंगार होते हैं। अलंकारों के माध्यम से हम उन्हें सजा करके कविता के रूप में प्रेषित करते हैं। तो हम कवियों की चाहत नहीं है अर्थ की, भावनाओं में खोकर ही परमानंद को पाते हैं। बिखरे हुए शब्दों को रस अलंकार के सुंदर संयोजन से सजाते हैं। सूर्य की रश्मि न पहुंचे जहां पर, कवियों की जहां पर भावनाएं पहुंच जाती हैं, वहां पर सूर्य की भी पहुंच नहीं होती है। सूर्य की रश्मि न पहुंचे, विदु किरण की भी पहुंच नहीं, कल्पनाओं से परे आत्मज्ञान मिलता वहीं, कल्पनाओं से परे बहुत खूब। आत्मज्ञान मिलता वहीं। डूब जाते हैं परमानंद में, फिर परम हंस की गति को पा लेते हैं। डूब जाते हैं फिर परमानंद में, परम हंस की गति को पा लेते हैं। तार दिल के जब जुड़े उस पर ब्रह्म से, तो हृदय में साक्षात माँ सरस्वती को पाते हैं। हृदय में वाह साक्षात माँ सरस्वती को पाते हैं। यही है सच्चा सुख, यही है सच्चा सुख, यही परमानंद, और इसे ही हम कैवल्य कहते हैं। जब भावनाओं में डूबकर एक साधारण से व्यक्ति वाल्मीकि और कालिदास बनकर उभरते हैं, वाह वाल्मीकि और कालिदास बनकर उभरते हैं। धन्यवाद। वाह। बेहतरीन रचना लिखी है आपने, और उसे उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया साथ साथ, ये बहुत अच्छा था। जी बहुत धन्यवाद। जिनको ना समझ में आए उनको भी समझ में आ जाएगी आपकी ये रचना, बहुत ही खूबसूरत। आप बहुत जी अच्छा बहुत बहुत लिखती हैं शीला धन्यवाद जी, आपका। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल नहीं लग रहा। आप बहुत अच्छा लिखती हैं और आप डिजर्व करती हैं पोएट ऑफ द मंथ होना।
मेरा एक और प्रश्न आपसे ये रहेगा शीला जी कि जी जितने भी प्रतियोगी हमारी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, कलम के जादूगर मंच पे भाग लेते हैं, और जो नए रचनाकार हैं, जो अब लिखना शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगी? उन लोगों के लिए मैं जो संदेशा मैंने भी लिया था, जो मैंने सोचा है अपने काव्य लेखन की शुरुआत दौर में, जो मुझे लगा है, मैं वही उन जी। लोगों को संदेशा देती हूँ कि जब भी हम किसी रचना को लिखें, किसी भी मंच से अगर हमें कोई टास्क मिल रहा है, चुनौती मिल रही है, उसे हमें हम्म। पूर्ण करना है, तो वही कविता हमारी विजेता होती है जिसे हम स्वयं की भावनाओं से लिखते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। जैसे कभी कभी कोई टास्क मिला और हमारा मन नहीं करता उस पर लिखने का, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चलो लिख लें, तो फिर हम क्या करते हैं कि दूसरे की रचनाओं को पढ़ते हैं और उससे समझ करके लिखते हैं, लेकिन वो हम्म। रचना मेरी कभी सिलेक्ट नहीं हुई है। सिलेक्ट मेरी वही रचना हुई है जो मैंने अपने मन से अपनी भावनाओं में बह करके लिखी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लिखे अपनी भावनाओं से लिखे, पढ़े सबको, मगर लिखे वही जो आवाज दिल से निकले। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं के साथ हम जो लिखते जी हैं, हाँ। वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहता है। और ये मेरे साथ भी होता है कि मैं अगर बेमन से लिखूंगी किसी चीज को, तो उसमें वो बात नहीं आती, और वो नहीं आपकी तरह आती है, सेलेक्ट भी हाँ। नहीं होती है फिर। तो हाँ, हमेशा वो भी लिखना चाहिए, वो दिल से लिखना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही ये आपने। मैंने जो लिखा था अलंकार वाला चतुष्पदी अलंकार, ये मैंने जिस दिन टास्क मिला उसके दूसरे ही दिन तैयार कर लिया था, लेकिन फिर हम्म। मुझे लगा कि मुझे इसमें सिलेक्ट होना है, विजेता बनना है, तो थोड़ा अच्छे तो फिर मैंने उस चीज को जी जी। तो फिर मैंने उस चीज को 2-3 दिन का वेट करके उसके बाद उसे पोस्ट किया था अच्छे से करके। और मुझे लग रहा था, इतना कॉन्फिडेंस था, मैं ये तो नहीं जानती थी कि प्रथम आऊंगी, लेकिन ये पता जरूर था कि विजेता तो पक्का बनूंगी इस बार। आपकी जो ये हमारी सोच होती है ना, कि हमें लगता है कि हम ये करेंगे और हम इसको अचीव कर लेंगे। जब हम इस सोच के साथ किसी भी चीज को करते हैं, तो वो फाइनली वो पहुंच जाती है। वो कहते हैं ना कि सारी कायनात मिल जाती है उस चीज को आपसे मिलाने के लिए, तो वही चीज है। कोई जी रचना जी अपनी हाँ। सुनाएंगी? आप अपनी हाँ कोई रचना? बिल्कुल सुनाऊंगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही हाँ जी, सुनाती हूँ अभी है जी। मेरी अगली रचना है जिसका शीर्षक है ध्वनि। हम्म। ध्वनि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन को बहुत ही सुकून देती हैं, और वहीं कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जो हमारे कानों को भी चुभती हैं। तो हम्म। जो ध्वनि मधुर होती है, हमारे हृदय को आनंदित करती है, हमारे कानों को आनंदित करती है, उन ध्वनि को लेकर के मैंने ये छोटी सी रचना की है, जो मैं आपको जी, सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। नित्य सुधामृत सा वर्षे मोहन तेरी मुरली ध्वनि में। नित्य सुधामृत सा वर्षे मोहन तेरी मुरली ध्वनि में। रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकले अंतर मन में। रोम वाह। रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकले अंतर मन में। छन 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 सी ध्वनि निकले बारिश की उज्जवल बूंदों में। छन 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 सी ध्वनि निकले बारिश की उज्जवल बूंदों में। घनन घनन ध्वनि मेघ गरजते मदमस्त मयूरा नाचे वन में। घनन घनन ध्वनि मेघ गरजते मदमस्त मयूरा नाचे वन में। दादुर झिंगुर भंवरा गुंजारे पंछी करते कलरव मधुवन में। राधा संग रास रचे कृष्णा गूंजे ध्वनि प्रेम की अंबर में। राधा संग रास रचे कृष्णा गूंजे ध्वनि प्रेम की अंबर में। कंकन किंकिन नूपुर की ध्वनि। कंकन किंकिन नूपुर की ध्वनि एक संगीत नया सुनाती है। मनमोहक ध्वनि हृदय स्पंदन की जब प्रेम का स्पर्श पाती है। मनमोहक बहुत ध्वनि अच्छा। हृदय स्पंदन की जब प्रेम का स्पर्श पाती है। बहुत ही। चरणों में प्रीत जुड़ी मोहन से लेकर एक तारा गाती थी। चरणों में प्रीत जुड़ी मोहन से लेकर एक तारा गाती थी। श्याम नाम की ध्वनि से मीरा मन मंदिर को सजाती थी। श्याम नाम की ध्वनि से मीरा मन मंदिर को मन मंदिर। रिझाती थी।
धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है आपके भावों में, बहुत ही सुंदर आपकी कविता। और शीला जी, हमें आपसे मिलकर और आशा करती हूँ हमारे सभी दर्शकों को भी आपकी रचनाओं को सुनकर बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगी। शीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई शुक्रिया। और इस मंच से रूबरू होकर तो और ज्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सितंबर माह का पोएट ऑफ द मंथ, एक शाम कलमकारों के नाम कार्यक्रम। और हम फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने फिर एक बहुत ही उम्दा कलाकार रचनाकार को लेकर। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे कलम के जादूगर मंच की तरफ से नमस्कार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।